क्या होता है जब हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस को आप कहते हो क्रिटिकल एंगल एंड उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। सही है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा तभी, ठीक है, क्योंकि इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्थ। तो उसी केस में ये पॉसिबल है, बाकी केसेस में नहीं है। इसके हमने एप्लीकेशंस देखे थे क्या कुछ? वाटर के केस में तो कहा था, पर बाकी फाइबर ऑप्टिक के तीन चार मेन एप्लीकेशन है इसके। पहला है दूसरा है तीसरा है प्रिज्म। ठीक है, चलो देखो मेरा क्या होता है बताया। तो टिपिकली इन हॉट समर डे क्या इन डेजर्ट जमीन पहले गर्म होती है या पानी पहले गर्म होता है? पक्का जमीन गर्म होगी। जमीन के पास की हवा ऑब्वियसली गर्म होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये हवा कम गर्म रहेगी। तो अब ये नीचे की हवा उसके कारण रेयरर हो जाती है, ऊपर की हवा डेंसर हो जाती है। तो ये पूरा ऊपर का मीडियम डेंसर रहेगा, नीचे का मीडियम रेयरर की तरफ जाएगा। तो जब लाइट, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मुझे डेंसर लाइट आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अभी नीचे लेयर्स बनी, इधर का मीडियम डेंसर है, इधर का रेयरर है। अब ये वेरिएशन कंटीन्यूअसली रहता है, तो ये लेयर्स कंटीन्यूअसली बनते हैं। जैसे कि हमने पालेकर की पारी खाई है, लेयर्स रहती है ना बहुत सारी, या पेस्ट्री के अंदर वैसे कंटीन्यूअसली लेयर्स थे। सो लाइट डेंसर टू लेयर जाएगा तो क्या होगा? इट विल बी वैसे बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर रहती है। यहाँ से लाइट निकला, यहाँ पे नॉर्मल निकाली, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर और एक लेयर आएगी, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये यहाँ जाएगा। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयर इट विल बेंड अगेन। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इट विल बेंड यहाँ पर इस साइड पे इसके आगे में लाइट, इसको क्या लगेगा कि लाइट तो नीचे से आ रहा है। इसको ऐसे लगेगा कि ये लाइट, ये तो देख रहा है वो, पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हुआ और ये तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, फिर इसके आंखों में जो जा रहा है उसको लग रहा है ये लाइट इस पॉइंट से आ रहा है। इस पूरे गेट की शैडो या प्रतिबिंब इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पर पानी की इमेज पर देखो, ठीक है, मेडिसिन नदी पर दिखा। अब ये ऐसा पूरा का पूरा वर्जन हमें नहीं दिखता है, हमें क्या दिखता है टिपिकली ऐसे दोपहर में और समर डेज रोड गर्म रहता है, हाईवे के ऊपर इस प्रकार से पानी ले सकता है। इवन अभी भी आप बाहर जाओगे अभी टिपिकली तो अपने कार का जो रुख होता है ना, उसके इमीडिएट ऊपर भी 1 2 3
उसकी लेयर वहां पर ऐसा जैसे आंखों में पानी आने के बाद धुंधला वैसा दिखता है। वैसा एक और जगह आप ऑब्जर्व करते हो पिक्चर में दिखाते हैं वो विलन दुश्मन पार्टी ने अपने हीरो के किसी को मार दिया और वो हीरो और उनकी फैमिली वहां पर संस्कार का चल रहा है और वो सीता चल रही है और फिर उनके आंखों की जो इमेज दिखाते हैं वो आग के ऊपर से वो बिल्कुल ऐसा दिखते रहता है तो ऐसा चलता है। ये इसलिए होता है कि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप गैस जला दो थोड़ा दीवार से दूर रखो गैस की फ्लेम थोड़ी देर तक ब्लू दिखाई देगी उसके आगे नहीं दिखाई देगी फ्लेम ट्रांसपेरेंट रहती है बट अगर आप ठीक से देखते हो तो वहां पर भी सेम इफेक्ट ऑब्जर्व एक्चुअली अगर बाजू में लाइट है तो उसकी शैडो भी आप देखोगे और आपको वेपर्स निकलते हुए या ये गैसेस जो है मूवमेंट आपको ठीक है। तो ये सभी क्यों हो रहा है इस प्रकार का रिफ्रैक्शन होने के कारण। ये टिपिकल केस है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण आपको लग रहा है यहाँ पर पानी है यार स्मरण ऊपर शॉट होता है वो जो किरण रहता है जिसको बहुत प्यास लगी होती है उसको भी पास लगी है और इसलिए वो पागल जैसे पानी के पीछे भागता है क्योंकि प्यास लगी है और पानी को दिखता है माया जाए पैसा है ठीक है मिराज ध्यान में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने की डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है ये पता होना चाहिए आपने इसके पहले भी पढ़ा डायमंड कल हमने देखा था डायमंड ट्रीटमेंट की फिजिक्स से ये बहुत ज्यादा है मतलब डायमंड के लाइट का बेंडिंग बहुत ज्यादा रहेगा तो इसलिए अगर आप देखते हो तो ये सभी तनीश और क्या रिलायंस ज्वेल्स सबके ऐड देखो हीरा है सदा की डायमंड के ऐड और वो डायमंड बहुत स्पार्कल क्यों है ऐसा टिपिकल ये तो सीरियल में दिखाते हैं बड़ू सांस लगती होती है उनके गले में बड़े बड़े जेवर होते हैं और बिल्कुल कोई भी फंक्शन आप पहले चल रहा है ये सब कैसे होता है डायमंड के साथ तो डायमंड पे तो डायमंड की कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है फर्स्ट पार्ट में कितना बड़ा है बट उससे भी इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है पैरामीटर 1 उसकी प्योरिटी जितना डायमंड प्योर भले ही साइज छोटी होगी उसकी कॉस्ट ज्यादा एंड सेकंड फिर आता है स्किल वाला पार्ट कि उसको कट्स कैसे दिए ठीक है सो डायमंड को कट्स जितने अच्छे से दिए होंगे उतना वो डायमंड बनता है और ये टिपिकल काम अपने यहाँ भारत की कच्ची कम्युनिटी करती है गुजरात से दुनिया के 70% डायमंड गुजरात में करते हैं दुनिया और आपने पढ़ा होगा नहीं मुझे पता नहीं रुकिया नाम की बिजनेस हर साल अलग अलग चीजें देते लास्ट ईयर उन्होंने क्लास में अकेले 4-5 साल हो गए उन्होंने अपने 8-10 एम्प्लॉय को मर्सिडीज दी तो कारण उसके पहले उन्होंने उनको क्लाइंट्स दिए so that kind of profit that person makes to anyways so ये डायमंड डिपेंड करता है कट आप उसको किस प्रकार से कट देते हो कोयले के खदान में डायमंड मिलने के बाद उसको ठीक से कट करना और वो हीरा बनाना उसकी खासियत ऐसी रहेगी कि उसके अंदर जो लाइट जाएगा अब ये 2.42 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम है if I am not wrong it is in the range of 24 degrees ये बहुत कम है इसके कारण होता क्या है कि एक बार डायमंड के अंदर लाइट की एंट्री देती तो बहुत बार इंटरनली रिफ्लेक्ट ठीक है और इसके कारण वो ब्राइट लगता है वो जो डायमंड का जो स्पार्कलिंग होता है इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस टोटल इंटरनल क्लियर है पक्का तीसरा है प्रिज्म और प्रिज्म में भी दो पार्ट ऑप्टिकल फाइबर का हम देखी थी पहले मैं ऑप्टिकल फाइबर की डायग्राम निकालने तो ये बड़ा आसान है मैं आपको ये आज करके
तो ये अंदर वाला पार्ट रहता है कोर और ये बाहर वाला पार्ट रहता है क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ये। तो अब होगा क्या, ये जो लाइट व्हिच इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इस प्रकार के मटेरियल रहेगी कि एक बार लाइट इसके अंदर आने के बाद इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट यहाँ या इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस प्रकार से ये लाइट कंटिन्यू ट्रैवल करता है। इसकी दो बहुत बढ़िया खासियत, पार्ट वन ये लाइट है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसकी स्पीड 3 into 10 to the power 8 plus high speed। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली वेव है, और हमने वेव को कैसे डिफाइन किया, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली दिस इज एनर्जी प्रोपगेशन, इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन, और इस प्रकार की हमारी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है या जल्दी जल्दी प्रोपगेट, एंड दैट्स व्हाई ये नेट की स्पीड जो है ये नेट डिफरेंस की हाई रहती है। दूसरा पार्ट नॉर्मल केस में क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन। सो पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ तो जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है वो बाहर चला गया, मतलब जैसे कल कह रहे थे 100 आया 70 अंदर आएगा 30 रिफ्लेक्ट होता है, तो 30 तो लॉस हो गया। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाकी के केसेस में लॉस होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में लॉस नहीं। तो एक्चुअली इसके कारण कम लॉसेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पीड से आप ट्रैवल प्रोपगेट कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई जब से ऑप्टिकल फाइबर आई है, मतलब पहले जो केबीएस में स्पीड रहती थी तो अब जीबीपीएस में जा रहे हैं, ठीक है। 100 एमबीपीएस तो आजकल कॉमन हो गया है, मतलब पहले जो यूट्यूब आप लगा था, ठीक है। मतलब ऐसा भी समय था कि जब पहले न्यूज आती थी कि अरे भारत जीत गया और फिर टीवी पर बताती है या आखिरी बॉल बाकी ही, अब ऐसा नहीं है, अब लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो आपको ये सब चीजें तुरंत आपके पास पहुंच जाती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा क्वालिटी, ठीक है। सो यू कैन रिलेट विद आवर एवरीडे। अब आखिरी बचा है प्रिज्म। प्रिज्म में ही हमारे ग्रीन ग्लास एंड ब्राउन ग्लास, इनको प्रिज्म को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिनके क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है ऐसे ग्लासेस को आप प्रिज्म बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर होगा क्या, रे ऑफ लाइट आए, ये टोटल इंडेक्स टोटल इधर आ गया, अगर ये केटी है तो ए वाला है तो ये, तो इस प्रकार से आपको इमेज को रोटेट करने के लिए आप प्रिज्म को यूज करते हैं। अगर ऐसे दो सरफेसेस है तो क्या होगा, ये ए, ये बी, ये ए वाला है, ए वाला है, ए वाला है, ये बी वाला है,
सेम इमेज सेम साइज की आपको इन्वर्टेड करके, ठीक है। सो प्रिज्म को आप इस प्रकार से आपकी इमेज को रोटेट करने के लिए या इन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये अगर 45 ये 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली 45 डिग्री का रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 40 या 37 डिग्री। जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। कैसे? तो हमने सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और इस प्रकार से इमेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप प्रिज्म को यूज कर सकते हैं। क्या सही है? क्लियर? तो ये चार एप्लीकेशन है हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला देखा था मिरर, जो आपने क्लास 10 में बढ़िया से पढ़ा है। दूसरा देखा हमने डायमंड, जो स्पार्कल करता है। तीसरा है प्रिज्म, एंड चौथा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जैसी कुछ चीजें शायद से हमने उसमें डिस्कस की थी ना, वो आज के सॉल्व पढ़ रहे थे। अच्छा फाइबर या वायर्स का क्या असर होती है, और नीचे ऐसा बेस रहेगा उस पे लाइट रहेगी, तो कभी-कभी वो लाइट घूमता भी है तो ऊपर ये पार्ट ऐसे पर्पल रहेगा, ये रेड रहेगा, इसका अलग कलर रहेगा, और वो पूरे ट्यूब पे लाइट नहीं दिखता है, एक तो ऊपर वाले पॉइंट पर वो ब्राइट दिखता है। क्यों ऐसा? सो बिकॉज़ ये ट्यूब जो है वो बनी है इस प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर जैसे मटेरियल, उसके अंदर गया हुआ लाइट बाहर नहीं आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो पूरा का पूरा लाइट ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर वाले टिप पर क्या हो रहा है? वो लाइट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो हम सबको वो दिख रहा है, बीच वाले पूरे पोर्शन में वो आपको लाइट नहीं दिखाई देगा, या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। मतलब अगर 100 की टर्मिनोलॉजी में 100 से 95 इंटरनल पूरा 5 बाहर आ रहा है, पीक पर देखोगे तो आपको 95 दिखेगी। तो पीक राइट रहेगी, यहाँ नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ 5 रेज बाहर आ रहा है, तो वो आपको बहुत कम इंटेंसिटी का या एक्सेलरेट का सिर्फ 0.5 एक्चुअली आपकी ब्रश के डिस्टेंस होते हैं वैसे हो रहे थे। देखा है आपने वो फ्लावर पॉट बहुत जगह पर रहता है, या यूट्यूब पर सर्च मारो तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्या जाए यहाँ से आगे, यहाँ तक एक्चुअली हमें कर जाना, ठीक है। सो शुरुआत में रिफ्लेक्शन के बारे में बात की हमने, इसके और साथ में इसके बारे में बात की, स्फेरिकल मिरर्स, फिर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, और अभी तक हम बात कर रहे हैं प्लेन सरफेसेस की। बट उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन है अगर ये हमारा सरफेस कर्व सरफेस रहेगा, बेसिकली लेंसेज के बारे में, ठीक है। लेंस कैसे फॉर्म होती है? अब इतना ही है ना, कॉपी रख दो और स्क्रीन का काम शुरू कर। लेंस कैसे फॉर्म होती है इतना से मुझे बता दो। दो स्फीयर्स होते हैं, तो बेसिकली एक स्फीयर और दो स्फीयर, और ये अगर उतना इंटरसेक्शन है तो हमारी लेंस रहेगी, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका C1 को आप कहते हो 2f1, यहाँ पर बीच में रहेगा f1, ये आपका रहेगा 2f2 f2। ये इस लाइन को जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है उसको कहते हो आप प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर है ऑप्टिक ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसकी रेडियस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, या 2f4 के पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पक्का? इस पार्ट को कहा जाता है लेंस डायमीटर, जैसे उधर मिरर डायमीटर होता है वैसे आप लेंस डायमीटर इसका। अगेन जैसे वहां पर कहा था वैसे यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि जैसे एक रफ कैलकुलेशन
ये आपका चश्मा होता है, अगर इसकी पावर 0.5 है या 1, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे, ठीक है। बट these are spherical lenses, it is part of some sphere। तो ये आपके चश्मे की लेंस कल के क्लास में जो हमने 10th की क्लास में कैलकुलेट किया, ये एक स्फीयर का पार्ट है जो वेरी इतना बड़ा, 1.5 मीटर या 2 मीटर का स्फीयर, ठीक है। तो इतना बड़े स्फीयर का इतना छोटा सा पार्ट हमारे चश्मे की लेंस करके काम करता है। सो ऑब्वियसली जो पार्ट ले रहे हैं ये लेंस का डायमीटर ये बहुत छोटा है कंपेयर टू बाकी के डिस्टेंस, सही है ना। आपके हाइट के कंपैरेटिवली आपका चश्मा बहुत छोटा है, ठीक है। बस वही पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, बाकी कोई भी असम्पशन नहीं। चलो ओके, और थोड़ी सी दूसरी बात, इस लेंस का नाम है और क्या, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग, ये है आपकी कॉन्वेव मतलब आपका फोकस मतलब क्या होता है यहाँ, अगेन जैसे वहां पर कहा था कि ऐसा पॉइंट जहां पर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्या सही है। कॉन्केव मतलब ऐसा पॉइंट जहां से ये रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, पढ़े ना ऐसा कुछ पक्का। अब देखो एक छोटा सा पार्ट और बात कर लेते हैं यहाँ पर, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसे हमारे एक्स वाई एक्सिस के सिस्टम में ओरिजिन रहता है, वैसा यहाँ पर कौन रहने वाला है, ऑप्टिकल सेंटर। पक्का, इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाले डिस्टेंसेस, ऊपर वाले डिस्टेंसेस, लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस, नीचे वाले डिस्टेंसेस, यहाँ पर भी राइट वाले डिस्टेंसेस, ऊपर वाले डिस्टेंसेस, लेफ्ट, डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, कहाँ फोकस है इसका, राइट साइड में, फोकल लेंथ इसकी रहेगी, इसकी फोकल लेंथ। पक्का, एनी कंफ्यूजन नहीं। चल, तो ये पार्ट हमें पता है, अगर नहीं पता है तो इतनी छोटी सी डायग्राम को भी निकाल, फिर हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम तो दिख रही है ना पीछे से, दिख रही है क्या,
पहले लिख लेते हैं फिर बाद में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा एक तो लिखकर हो गया बताओ। थोडीशी मध्ये एकदम थोडी जागा असू द्या आपण एकदम
चलो हुआ इतना पार्ट। देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर लेंस का सिर्फ एक पार्ट हम कंसीडर करें, सिर्फ एक, ठीक है। सो एक्चुअली इधर का पूरा शायद से ग्लास है और यहाँ पर एयर है, ये N1 है और ये N2, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है ये हमारे आंखों के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है हमारी, वो लेंस वाला पार्ट, और ये हमारा क्या पहले विट्रस होता है, एक्वियस वर्सेस, ठीक है। सो बेसिकली तो डिफरेंट मीडियम है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, पता। सो अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है यहाँ पर इंसिडेंट पर। अब ये सी मतलब क्या है, ये स्फेरिकल पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ से ये निकाली हुई रेडियस है, मतलब ये नॉर्मल हो गई सरफेस को, ठीक है। सो अब ये अब लाइट रेयर टेंसर चल रहा है, इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये ऑब्जेक्ट से निकला हुआ और ये CM, इसको हमने R कहा है। ये इसलिए कहा है क्योंकि एपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंसेस इनवर्ड, मतलब ये जो M पॉइंट है ये एक्चुअली इसके सरफेस के साथ ऑलमोस्ट कोइंसाइड करता है, ठीक है। ये जो गैप दिख रही है दिखाने के लिए है, अदरवाइज इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, पक्का। ओके, तो ये पार्ट 1 हो गया। तो अब देखो ऐसा अगर है तो ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बहुत छोटा रहेगा, एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल वी कैन इजीली से tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। हमने कल ही देखा था, थीटा एंगल अगर बहुत छोटा है तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अब देखो tan NOM, NOM, tan मतलब अपोजिट, जिसको हमने MN, और एडजेसेंट OM, क्या सही है। tan NCM, NCM अपोजिट NM या MN अपॉन एडजेसेंट MC, एंड tan NIM, NIM अपोजिट MN एडजेसेंट MI। मतलब हमने MN कॉमन रखा, एक जगह पर OM मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, एक जगह MC मतलब मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, एक जगह MI मतलब मेरा इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब एंगल बहुत छोटे हैं, ये tan थीटा है, तो क्या मैं इन tan को गायब कर सकता हूं, बिकॉज एंगल ये छोटे होने के कारण tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ these are nearly equal to angle NOM is nearly equal to angle NCF and this is nearly equal to angle NIF। क्या सही है। अब देखो, अब कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, NOC, NOC, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है, या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये I इन दोनों के सम इतना रहेगा, इसलिए दिस एंगल I इज इक्वल टू NOM प्लस एंगल NCM, क्या सही है। सो एंगल I इज इक्वल टू NOM प्लस एंगल NCM, पर NOM की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, NCM की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पक्का, ठीक है। अब देखो, अब किसके बारे में कहा, ट्रायंगल NCI, NCI, यहाँ पर ये एंगल, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है,
सो इसकी सम किसके बराबर रहेगी, एंगल आर प्लस एंगल आई। एंगल आई मतलब एन आई एम प्लस एंगल आर इज इक्वल टू ये वाला एंगल। सही है क्या, ऐसा ही लिखा है क्या, देखो एंगल एनसीएम इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल एनआईएम। एनआईसी की जगह एनआईएम, क्योंकि एनआईएम हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर, ओके। अब देखो इसका मतलब है एंगल आर कितना हो जाएगा, एनसीएम माइनस एनआईएम। ये लेफ्ट में आ गया, एंगल आर इक्वल टू एनसीएम माइनस एनआईएम। क्या एनसीएम की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, mn अपॉन mc। एनआईएम की वैल्यू अवेलेबल है mn अपॉन mi। ठीक है, अब देखो अब इंटरेस्टिंग पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहां से लाइट आ रहा है यहां पर जा रहा है, इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। इसको वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कहां से आ रहा है, v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब n2 अपॉन n1। पक्का। अब सभी एंगल्स अगर छोटे हैं तो I एंड R कैसे रहेंगे, छोटे। सो sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सो sin I इज इक्वल टू एंड sin R इक्वल टू, क्या मतलब ये ऐसा हो जाएगा क्या, n1 into sin I, n1 into sin I, that is n1 into I। ओके ये नीचे लिखा है, कोई प्रॉब्लम। n1 into sin I क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n2 into sin R, n1 sin I, तो n1 I एंड n2 R। क्या सही है। अब देखो अब हमने क्या किया, I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ n1 into R इक्वल टू n2 into R। ये जगह खाली कर देता हूँ, सिर्फ अगले स्टेप समझने के लिए यहाँ पर एक स्टेप ऐड करता हूँ। n1 I की वैल्यू क्या है, mn अपॉन प्लस mn अपॉन mc इज इक्वल टू n2 into R की वैल्यू क्या है, mn अपॉन mc माइनस mn अपॉन। पक्का, क्या सभी के न्यूमरेटर में mn है, क्या मैं mn से दोनों साइड को डिवाइड कर दूं। पक्का, ठीक है। अब देखो n1 अंदर चला गया तो ये हो जाएगा n1 m प्लस n1 mc इज इक्वल टू n2 into mc माइनस n2 into mi। अब हमने क्या किया कि n1 अपॉन m को जगह पर रखा, ये n2 अपॉन mi को लिफ्ट में लेकर आएंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और अब ये mc वाला पार्ट उधर चला गया तो n2 अपॉन mc ये राइट में चला गया तो पॉजिटिव का निगेटिव हुआ, माइनस n1 अपॉन mc। क्या सही है, ओके। अब देखो OM क्या है मेरा, OM ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या ये लेफ्ट में है, ये निगेटिव रहेगा इसलिए वो देखो वहां माइनस u है। फिर कौन है mi क्या है मेरा, इमेज डिस्टेंस v, राइट साइड में मेजर किया है पॉजिटिव है, और mc क्या है r, वो पॉजिटिव रहेगा। बस ये वैल्यू पुट कर दी, देखो n1 अपॉन OM नेगेटिव है इसलिए ये माइनस u आएगा, इसलिए इसको राइट में लिखा। n2 अपॉन mi प्लस v है उसको पहले लिखा, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u n2 माइनस n1 अपॉन r। क्या सही है। सो एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहा या स्फेरिकल सरफेस रहा तो हम इस प्रकार से रिलेशन लिख सकते हैं। लेंस के केस में क्या होगा, ये 2 बार करना, लेंस के लिए ये काम 2 बार करना पड़ेगा।
चलो इतना पार्ट पूरा लिख दो, कोई बाकी होगा तो ठीक है। किसी को कोई भी पार्ट अभी तक समझा नहीं है इस पेपर को बता। ये कितना पार्ट इरेज करूं? यहाँ पर और दो डायग्राम निकालनी है आपको, टोटल 3 डायग्राम और 3 डायग्राम आपको और निकालनी है। ठीक है, ये तीनों साथ में निकालो, मतलब इसके बारे में बात करें आपको ध्यान में आएगा। ये डायग्राम आपको, ये दोनों डायग्राम ठीक से निकालने हैं, मैंने वहां से वहां एडजस्टमेंट किया, आपने नहीं कर सकते। A2 B A R हो गया इरेज कर दूं।
सर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरला तर काय होईल हे सगळे डेरिवेशन कशासाठी करायचे ऐसा सवाल सभी के मन में आना चाहिए क्यों सभी दिमाग को क्यों सो मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कैसा है दो चीजें इंपॉर्टेंट एक इसके बीच वाला सवाल पूछा और अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रटते जा रहे हो तो आप फंस गए भूल जाएगा वो अपने से होगा ही समय बर्बाद होगा आने वाला क्वेश्चन नहीं है दूसरा अगर आपको इसके बैकग्राउंड की थ्योरी पता है तो हमारा खुद का कन्विक्शन बढ़ता है कि मला ही ये तो नहीं तो अपने मन में यही रहता है यार मुझे ये कैसे हुआ पता है ये फॉर्मूला है इतना ही ध्यान देना सो अपना खुद का कन्विक्शन मुझे आता है या नहीं ये बढ़ाने के लिए ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है सो देखो एक्चुअली मैं थोड़ा सा डायग्राम समझा देता हूं मतलब निकालने में आपको आसानी जाएगी ये एक्चुअली लेंस के थ्रू इमेज फॉर्म हो रही है ठीक है ये पहला वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया है ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया है इस पार्ट का डेरिवेशन हमने किया ठीक है अब जो अभी डिराइव किया था उसको यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोनों को कंबाइन करने के बाद ये मिलने वाला है तो हम देखते हैं ये पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को कंबाइन करने के बाद इसके लिए क्या रिलेशन ठीक है पहले मैं लिख लेता हूँ एज यूजुअल और फिर बाद में पूरा एक्सप्लेन करें
चलो हो गया लिखा, गड़बड़ मत करो लिख। ऐसा तूने जिसको समझ गया, ऐसा तो है जिसको सोच के नहीं सकता है क्या हो रहा है। जिन लोगों को टेंथ में ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो सभी को ये पार्ट पूरा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज़ दिस इज ज्योमेट्री का टॉपिक। एक्चुअली ज्योमेट्री के सभी एप्लीकेशन, मेरा पर्सनल कहना ऐसा है कि ज्योमेट्री आलसी लोगों का सब्जेक्ट है। जिनको ज्योमेट्री अच्छा लगता है, लेकिन आलसी कैटेगरी के लोग हैं जिनका दिमाग शार्प, क्योंकि ज्योमेट्री की पढ़ाई मतलब बेसिक 10 थ्योरम होते हैं, उतने थ्योरम ख्याल में आ गई ज्योमेट्री। तो पूरे किताब में 25 थ्योरम है, 25 थ्योरम ठीक से समझ लो, बाकी दिमाग शार्प है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत मेहनत करने वाले का एप्लीकेशन का ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन का मैं वो ज्यादा फेवराइज कर सकते हैं, उनके स्किल कंप्लीटली डिफरेंट है, दे कैन मेंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्टर कैटेगरी इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन, इंजीनियर कैटेगरी के आलसी लोग छोटा सा आहे बाकी कसं करायचं त्या मी दूसरी कैटेगरी। चलो एनीवेज हो गया लिखकर, देख लो इसे। एक्चुअली हम ये पार्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पर दो पॉइंट पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। सो एक्चुअली ये इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, तो इसलिए दो जगह पर डिफ्रैक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है,
ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 8। ठीक है, अब ये वाला पहला पार्ट हो गया, ये आपने अच्छे से देखा है। ठीक है, ये OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये C1R। अभी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस R1 R2 लिखवा रही है क्योंकि दो सरफेसेस हैं। सर R1 R2 अलग हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या अलग, ठीक है, ये रेडियस अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो अब देखो हमने क्या किया, ये पहला, इसके पहले जो बिल्कुल डेरिवेशन किया है वो लिखा है n1 इस पहला वाला मीडियम, यहाँ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी, n2 ये दूसरा वाला मीडियम, यहाँ का इमेज डिस्टेंस भी है इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन bc1 व्हिच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऐसा ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये पहले ने जो इमेज फॉर्म की है दैट इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहले ने जो इमेज फॉर्म की है ये इमेज ये दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट करके काम कर रहा है, इसलिए ये देखो ये i1 यहाँ पर दिखाया है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाँ ये इक्विवेलेंट कितने डिस्टेंस पर रहेगा, ये di पर कितने डिस्टेंस पर रहेगा, पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लाइट यहाँ से आया, ये पूरी पूरी ऐसी लेंस है, तो ये वाला पार्ट जो है ये इमेज फॉर्म वाला ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये यहाँ पर ये पार्ट आ गया। सो ये जो रे है ये इस इमेज का रे है ये वाला, और ये रे इस सेकंड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट करके, ऑब्जेक्ट से आने वाला रे करके एक्ट कर रहा है। तो इस सेकंड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट है मेरा i1 जो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना ये वाला पार्ट। ठीक है, सो इसलिए ये डिस्टेंस हमने लेफ्ट हैंड साइड में मेजर किया है एंड di1 को नेगेटिव किया है। ये समझने के लिए ये रे कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आने वाला रे, ये समझने के लिए ये लिखा है। अदरवाइज ये वाला रे ये यहाँ पर आ रहा है और ये अब इमेज फॉर्म कर रहा है, क्या सही है? देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पहली फॉर्म हुई इमेज, अब ये इमेज सेकंड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट करके काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर C2, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, रेडियस R2, ये हमारा D पॉइंट है, ये एक्चुअल ऑफ इमेज डिस्टेंस हो गया DI, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब R2 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव? R2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। DI1 भले ही दिखाया राइट में है, कहां पर? लेफ्ट में, ऐसा रहेगा नेगेटिव, एंड DI ये एक्चुअल हो रहा है, ये कैसे रहेगा? पॉजिटिव। पक्का क्लियर? ओके, अब देखो वही यहाँ पर किया, जैसे यहाँ पर n1 कौन सा है, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे यहाँ पर लाइट कौन से मीडियम से आ रहा है, n2 से, इमेज का डिस्टेंस di1, जैसे यहाँ पर OB इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये di1 है, नेगेटिव क्यों है आपको ऑलरेडी बताया। लाइट कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर n2 में जा रहा था, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, n1 में, और इसके नीचे di1 ये इमेज डिस्टेंस था, ऐसे ये di जो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ एक से जहाँ पर लाइट जा रहा है तो यहाँ पर n1 माइनस n2 चाहिए था, सही है, तो यहाँ पर एक्चुअली n1 माइनस n2 है, पर ये dc2 कैसा है, dc2 लेफ्ट हैंड साइड में मेजर किया है, ये नेगेटिव है, ये माइनस ऊपर चला गया, इस माइनस ने n1 को माइनस करके n2 को प्लस किया, इसलिए ये n2 माइनस n1 एक्चुअली काफी बढ़ते ये सब थॉट प्रोसेस आपके बनते हैं, उसकी तो पुस्तक वाचते हैं सर को वाच लो, इसलिए फिजिक्स के 1 घंटे में 3 पेजेस 4 पेजेस हुए तो इट इज परफेक्टली फाइन। बायो जैसा 1 घंटे में
अच्छा ऐसे करो, समय लगेगा चलेगा। अब देखो ये di1 और ये di1 एक्चुअली सेम ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए di1 सेम है, a2 सेम डिस्टेंस, a2 सेम डिस्टेंस, दोनों को ऐड करते हैं ये एक्सप्रेशन है। तो ये क्या n1/v n1/di equal to n2 minus n1 into bracket, ये n2 minus n1 कौन है, into bracket 1/c1 plus 1/c2, कैसे ये हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज कहां पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर कहां, तो इमेज कहां पर होती है, फोकस पर, इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस एल का, तो ओबी के डिनोमिनेटर में लिखा है, ऊपर डिवाइडेड बाय बहुत बहुत बड़ा जीरो के तरफ जाएगा, सही है ना। तो इसलिए नंबर डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको लिखा नहीं, इसलिए 1 अपॉन n2 minus h 1 upon dc 1 plus 1 upon dc, जैसे कि वैसे ही लिखा, ठीक है। अब dc1 ये एक्चुअली राइट साइड में है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इमेजन किया है, ये पॉजिटिव है, dc2 अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये वैल्यू पुट कर दी 1 upon r1, dc2 की वैल्यू माइनस नया साइन आ गया, माइनस 1 upon r2, एक्चुअली प्लस 1 upon माइनस r2, ये माइनस साइन इधर लिखा जा रहा है, ठीक है। अब दोनों साइड को n1 से डिवाइड किया, ये n1 से कट जाएगा, दिस इज n2 upon n1, n2 upon n1 क्या होता है, डिवाइड की डायरेक्शन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू माइनस n1 upon n1 1 upon r1 minus 1 upon r, दिस इज क्वाड्रेटिक लेंस स्टेटस पर लेंस बनाने का इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन 3 आ गया, ये वाला इक्वेशन 4, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है या डिफरेंट, सी पक्का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस, इसलिए मैंने लिखा n1/4p plus n1/ti equal to n1/n, क्या सही है, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, इसलिए n1/ob plus n1/ti should be equal to n1/n, क्या सही है। ob मतलब कौन है, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, di मतलब क्या है, इमेज वो पॉजिटिव है, पक्का। तो ये हो गया n1/-u plus n1/ प्लस v वाला पार्ट लेफ्ट में लिखा, माइनस वाला पार्ट राइट में, 1/v सॉरी n1/v minus n1/u equal to n1/n, दोनों को n1 से डिवाइड कर सकता हूं, n1 n1 से ला गया, ये आपको आता है 1/v minus 1/u equal to 1/n, आता है ये आपको, पक्का। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसके न्यूमेरिकल किए हैं,